नेतन्याहू इस वक्त इसराइल में नहीं है, इसराइल से वो जा चुका है। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो हमारे इलाकों में, उनका भी रिकॉर्डेड मैसेज था और वो रिकॉर्डेड मैसेज उन्होंने वहां से जारी कर दिया। अब एक ऑल आउट वॉर है। ऑल आउट वॉर का मतलब ये है कि इसमें कतर, इसमें बहरीन, इसमें जो फ्लीट हेडक्वार्टर है बहरीन में, फिफ्थ फ्लीट, उस पर वहां पे अटैक हुआ है। इसमें अबू धाबी में हमें धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। इसमें कुवैत में धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। और आप एक बात ये ध्यान में रखें कि ये जो मुल्क हैं, ये जितने भी ममालिक हैं, ये ममालिक जवाबन ईरान पे अटैक करते हैं या अमेरिकन को कहते हैं कि आप हमारी बेसिस खाली करें। अब ये बड़ा इम्तिहान शुरू हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ईरान का कोई एक तैयारा भी प्रवास कर गया है या ईरान ने कोई एक मिसाइल भी अबू धाबी पे या कतर पे या इसराइल पे दाग दिया है, जो कि दाग चुके हैं, वो जो कि तल अवीव पे गिर चुका है मिसाइल, तो इसका मतलब है कि ईरान के पास जो सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटीज मौजूद हैं। ठीक है, सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटीज मौजूद हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज नहीं हुआ किसी भी तरह से, उसकी कोई भी आम शख्सियत टारगेट नहीं हुई। ये देखें, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी तकरीर की थोड़ी देर पहले, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना था कि जी हम ईरान में जो मुजाहिरीन हैं, जो अवाम है ईरान के, उनकी मदद के लिए आ रहे हैं और वो खड़े हो जाएं और वो वहां पे बगावत कर लें। ये 2-3 माह पुराना एक प्लान था जिसके ऊपर ये बात चल रही थी कि जी ईरान में मुजाहिरीन है तो रजा शाह पहलवी भी अपील कर रहे हैं तल अवीव में बैठ के और यरूशलेम में बैठ के और देवोस में बैठ के, और स्कॉट बेसेंट भी बात कर रहे हैं, बाकी लोग भी बात कर रहे हैं। ये जो प्लान था, ये ओल्ड प्लेबुक की खत्म हो चुकी थी, क्योंकि इस वक्त ईरान में ये मैटर नहीं कर रहा कि रियाल कितने का है और डॉलर कितने का है और महंगाई कितनी की है। ईरान जो है वो ऑल आउट वॉर पे है, और जब ऑल आउट वॉर होती है तो आप ये नहीं देखते कि इत्तेहादी कौन है, हमारा मुखालिफ कौन है। उनके अभी तक शायद प्रेसिडेंट ट्रंप को रहबर की पोजीशनिंग का नहीं पता कि रहबर से क्या मुराद है, ठीक है, सुप्रीम लीडर से क्या मुराद है। वो इसको ऑल आउट वॉर की तरफ ये जाएगा और जा चुका है मामला, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 4-5-6 अरब ममालिक, खलीजी ममालिक तो उन पे तो अटैक हो चुके हैं। बहरीन में हो चुका है, कतर में हो चुका है, अबू धाबी पे हो चुका है, कुवैत पे हो चुका है, बाकी जगहों पे हो चुके हैं। अब ये है कि ये पूरी कोशिश ये होगी नेतन्याहू की कि हमारे ऊपर अटैक्स कम हो और अरब ममालिक पे ज्यादा हो और वो किसी तरह इसमें कूद जाए और वो ईरान पे सारे अटैक कर दें। यानी वो सारे जो ममालिक हैं वो ईरान के ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन ईरान की, मेरा ख्याल है कि एक अंडरस्टैंडिंग जरूर है अरब ममालिक के साथ। और ये बात ध्यान में रखें कि ईरान के इस मामले को ईरान जो है वो अभी तक अटैक्स पे है, उसने अपना हुर्मुज को बंद नहीं किया। अगर वो अपना हुर्मुज को बंद कर देता है, बंद करने से मेरी मुराद ये बिल्कुल नहीं है कि वो वहां पे जहाज खड़े कर देता है, बंद करने से मुराद ये है कि वो उसको किसी भी अंदाज में वहां पे जो बारूदी सुरंगें हैं या बाकी सिलसिले हैं वो वहां पे ब्लास्ट कर देता है और अपना हुर्मुज बंद हो जाती है। तो ये ध्यान में रखें कि सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक, इन सारे मुल्कों की जो ऑयल सप्लाई है वो बंद हो जाएगी। और इस वक्त ऑलरेडी फजाई हदूद बंद है, सारे गल्फ ममालिक की एयरपोर्ट्स बिल्कुल वहां पे फ्लाइट्स रोक दी गई हैं, और ना इस वक्त मेरे ख्याल से कतर से कोई फ्लाइट कर रही है फ्लाइट, ना इस वक्त कुवैत और अबू धाबी और बाकी जगहों से और दुबई से। इस वक्त सारे जहाज जो है वो अपनी जगह रुकते हैं एयरपोर्ट्स पे, क्योंकि मिसाइल्स तेजी से आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये जो पहला अटैक हुआ है जो इसराइल ने, सबसे भयानक गलती जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने की है वो ये है कि उन्होंने इसराइल से अटैक करवाया। पहले इसराइल से करवाया और फिर अमेरिका से। अमेरिका और इसराइल ने एक साथ अटैक किया है, जिसका एक बहुत खतरनाक मैसेज गया है पूरी दुनिया और खासतौर पर मुसलमान दुनिया में कि अमेरिका जो है वो, ये इसराइल का अटैक है ईरान पर, अमेरिका उसके साथ शामिल हो गया। अब इस इत्तेहाद में क्या अरब ममालिक शामिल होंगे, जो कि नेतन्याहू की पूरी कोशिश होगी कि इसमें अरब ममालिक भी हो जाए। और ईरान ये बात पहले क्लियर कर चुका है, यकीनन उनकी कतर से और बाकी मुल्कों से भी बात होगी कि हम यहाँ पे अटैक्स करेंगे। लेकिन ये है कि वो इसी दौरान ये बात आप ध्यान में रखें कि हिजबुल्लाह अटैक करने वाली है किसी भी वक्त, और इराक की जो हिजबुल्लाह है, जो इराक शहरी है, वो किसी भी वक्त वो भी हमला करने वाली है। और इसी वक्त किसी भी वक्त आप देखेंगे कि हुतीस की जानिब से पहला टारगेट लिया जाएगा और वो टारगेट गालिबन समंदर में होगा,
समुद्रों की तरफ होगा और देखना है कि वो हुतीस अपना फ्रंट कब खोलते हैं। मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं कि पहले दिन जब जंग छिड़ी थी, पहले दिन जेलेंस्की को मार सकता था प्यूटिन, पहले दिन। ठीक है ना, ये जंग जो यूक्रेन की जंग थी ये भी नेटो ने छड़ी, ये जो है प्यूटिन ने नहीं छड़ी। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जो इसराइल का और अमेरिका का है कि जी सरबराह को खत्म कर दो, सरबराह को मार दो। उन्होंने पहले इनके फौज के अहदेदारों को इन्होंने शहीद किया, इसी तरह से हमास की लीडरशिप को टारगेट किया, बाकी यहाँ पे लोगों को टारगेट किया। अब उसके बाद ये सूरत है कि ये ऑल आउट वॉर में या तो ये कैरियर को गिराएंगे, इनका टारगेट अभी जो भी कुछ आप देख रहे हैं ना, ये एक बहुत छोटे लेवल पे हो रहा है सारा, ये एक्सीलेट हो रहा है। ये एक मेन किसी एक सब कैरियर जो है उनका, सॉरी जो इनकी जो सबमरीन है वो किसी कैरियर को निशाना बनाएंगी, इब्राहिम लिंकन को, या इनको जो क्राउन ज्यूल्ड है जो कि जेरेड फोर्ड है जो कि खड़ा हुआ है इस वक्त हैफा की बंदरगाह पे, उसको निशाना बनाएंगे। ये ध्यान में रखेंगे हैफा की जो बंदरगाह है वहां पे चाइना मौजूद है ऑलरेडी। हैफा की बंदरगाह चाइना डेवलप कर रहा था, उसके बाद वहां पे अदानी ग्रुप आ गया था इंडिया का। तो लेकिन वहां पर जो कंट्रोल है और जो रियल टाइम इमेजेस और इंटेलिजेंस फराम हो रही है ईरान को, ये बात भी ध्यान में रखें। जो गरबा सिस्टम है मिसाइल्स का, एक तो इनके अपने मिसाइल्स हैं बहुत ज्यादा, इनके पास अपने बहुत मिसाइल्स हैं ईरान के पास, लेकिन उसके अलावा जो इनके पास जैसे शहाब है या बाकी आप इसमें आगे जाते जाए तो सुमार पे आते हैं जो कि 2500 किलोमीटर तक है। तो ये सारे जो मिसाइल्स हैं उनसे हट के इनके पास जो चाइना का सिस्टम, जो लेटेस्ट जो एंटाई शिप है, सिर्फ एंटाई शिप है, उसका काम ये है कि वो कैरियर्स को हिट करे और कैरियर्स को डुबो दे। इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है और वो मोबाइल है, उनको तेजी के साथ स्टेज है, उनको अमेरिकन देख नहीं पा रहे। ठीक है, अच्छा अब इसमें यह है कि उसमें जो हमारे पास दूसरी खबर भी आ रही है, वो इराक ने भी अटैक कर दिया है इसराइल पे। ठीक है ना, जो मैंने आपसे कहा था कि इराक में जो खताइब हिजबुल्लाह है वो अटैक करेगी, किसी भी वक्त आप ये सुन सकते हैं कि हमास ने फ्रंट खोल दी है। हमास फुली प्रिपेयर्ड है। मैं आपको दोबारा बताऊं, हमास जो है गजा में है इस वक्त। ये पिछले चंद दिन, जो पिछला आप समझ लें कि एक महीना, जब इसराइल की तवज्जो रही है अमेरिका की ईरान की तरफ, तो वहां से जो रफा क्रॉसिंग है, रफा, मेरी इस सिलसिले में कुछ लोगों से बात भी हुई वहां पे मौजूद, तो वो ये कहते हैं कि जी हम वहां पे प्रिपेयर्ड हो चुके हैं, दोबारा प्रिपेयर हो चुके हैं, और एक नई खेप जो है वहां पे ऑलरेडी एंटर हो चुकी है। और वो जो खेप है उसको इजिप्ट बराह रास्त ना कूदे, लेकिन इजिप्ट ने उसको ट्रेन भी किया है, और इजिप्ट के पास जो टेक्नोलॉजीज थी जो चाइना की या रशिया या अमेरिका, वो इजिप्ट ने और तुर्किया ने उनको दे दी है। अब वो हमास के लोग भी अंदर पहुंचे हुए हैं। किसी भी वक्त आप सुनेंगे कि हमास ने भी फ्रंट खोला है, किसी वक्त आप सुनेंगे या सुन चुके होंगे कि इराक ने भी अटैक कर दिया है ईरान पे, इराक ने भी अटैक कर दिया है इसराइल पे, सॉरी। और किसी भी वक्त आप सुनेंगे कि हिजबुल्लाह ने अटैक कर दिया है लेबनान से इसराइल पे। तो ये चारों तरफ से अटैक शुरू होने जा रहे हैं, और इसमें एक जो सरप्राइजिंग फैक्टर है जिसको मिसकैलकुलेट किया, जिसके ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है, वो आ रहा है अहमद शराह पे कि आप गुलाम की पहाड़ियों से इसराइल पे अटैक करें, तो वो भी अटैक किसी वक्त भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अटैक भी शुरू हो जाएगा। तो ये एक ऑल आउट वॉर है, और ये एक्सकलेट होगी आने वाले कुछ दिनों में, और आने वाले कुछ घंटों में, दिनों को तो छोड़ दें, आने वाले कुछ घंटों में ये एक्सलेट होगी। और इसमें देखना यह है कि नेतन्याहू, तो मैंने आपसे कहा था कि इसराइल छोड़ चुका है, वो गालिबन साइप्रस में या किसी और जगह पे है, उसका नहीं है। लेकिन यह है कि थार्ड सिस्टम बेकार हुआ अगर तलबीब के ऊपर मिसाइल गिरा, एक मिसाइल भी अगर तलबीब पे गिरा है, तो इनके पास तो स्वाम आता है ना पूरा, 75, 100, 200 साथ मारे, तो उस 75 में से अगर 60 नाकारा भी हो गए, 15 भी गिरे तो 15 भी बहुत हैं। तलबीब पे 15 भी गिरे तो कंजेस्टेड आबादी है वहां पे बहुत ज्यादा, और उसमें यह है कि वो जो तबाही है वो फिर उसी अंदाज में वहां पे बहुत ज्यादा कंजेस्टेड आबादी है, तो लोगों की डेथ बहुत ज्यादा होती है और कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। जी, तो सर यहाँ पर अभी आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि गल्फ स्टेट और सऊदीया की अगर हम बात करते हैं, पर्शियन गल्फ की बात करते हैं, तो ये इस सूरत हाल को किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे? इंडिसिसिव जोन में रहेंगे या फिर अमेरिका की तरफ देखेंगे? देखिए उनकी फौजें तो अटैक नहीं कर रही ना, ये तो जहां उनकी नेवल बेसिस हैं, मिसाल के तौर पे देखिए बहरीन का ईरान के साथ एक
मसला है जो यानी आप समझें कि सऊदी अरेबिया और ईरान की तो दोस्ती हो चुकी है, आपस में मामलात बड़े अच्छे हैं। बहरीन एक वाहिद मुल्क है जिसके ताल्लुकात ईरान से अच्छे नहीं हैं तारीखी तौर पे, और वो जब यानी एक ज़माने में ये था कि बहरीन को अगर आप 1970, 71, 73 में चले जाएं तो ईरान का हिस्सा था बहरीन। बहरीन ईरान का हिस्सा था और उसका शाह ईरान ने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा था कि हम आज़ाद कर रहे हैं बहरीन को। तो बहरीन जो है वो एक ज़माने में ईरान का हिस्सा रहा है। इनके दरमियान तलखी है बहुत ज़्यादा। बहरीन और ईरान के ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं हैं। लेकिन इशू ये कि बहरीन जो रिएक्ट करेगा वो बहरीन नहीं करेगा, वो अमेरिकन वहाँ पे उनकी चूँकि बेस मौजूद है तो अमेरिकन रिएक्ट करेंगे। लेकिन बहरीन सऊदी अरेबिया से बाहर नहीं जा सकता। जो सऊदी अरेबिया की पॉलिसी होगी वही बहरीन की होगी। सवाल यह है कि कितना ज़्यादा अमेरिकन एक तरह से कंट्रोल कर चुके हैं बहरीन को या बाकी जगहों को, बाकी मुल्कों को। यह भी देखना है कि जॉर्डन की क्या पॉलिसी है। जॉर्डन ने अगर इंटरसेप्ट नहीं किया किसी भी मिसाइल को जो कि ईरान से फ्लाई कर रहा था टूवर्ड्स इसराइल, तो इसका मतलब है कि बहरीन ने फैसला किया, क्योंकि सॉरी जॉर्डन है अपॉलॉजी, जॉर्डन दरमियान में आता है ना, बिल्कुल वेस्ट बैंक के साथ है जॉर्डन। तो जॉर्डन को अगर क्रॉस कर गई है इनकी मिसाइल्स क्रॉस कर गए जॉर्डन को, इसका मतलब यह है कि जॉर्डन ने भी रिफ्यूज किया है अमेरिकन को कि हमारी जो जगह है वो इस्तेमाल ना हो। जॉर्डन एरप्ट हो जाएगा, ये ज़हन में रखें। अगर जॉर्डन ने अपनी एयर स्पेस अलाउ कर दी इस वक्त इसराइल को, या अलाउ कर दी उन्होंने, या रोकने की कोशिश की उन्होंने ईरान को, तो वहां जो फलस्तीनी मौजूद हैं वेस्ट बैंक के अंदर और जॉर्डन में, उनका बड़े क्लैरिटी के साथ ये मैसेज गया है कि हम जो है वो आपको यहां पे रिटेलिएट करेंगे। विद इन कंट्रीज म्यूटिनी हो जाएगी और मामला खराब हो जाएंगे। एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बात की है कि ईरानी अवाम खड़े हो जाएं और हम ईरानी अवाम की मदद करें। देखिए स्पेशल फोर्सेस मौजूद हैं, मोसाद मौजूद है या CIA मौजूद है, ये देखना है। लेकिन यह है कि ईरान की भी अपनी एक इंटेल है और उनकी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इंटेल सर्विसेज हैं, और उसमें इंटेल में अरब ममालिक हेल्प कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, कौन सा मुल्क हेल्प कर रहा है, चाइना किधर है, रशिया किधर है, सब किधर है। तो ये इस वक्त जो है, और यूरोप भी तपा बैठा है अमेरिका से, ये ज़हन में रखें। जब से ये नेटो का कोलैप्स हुआ है तो यूरोप भी तपा बैठे। तो ईरान कितना तैयार है, और ये जो जंग है ये बेसिकली आप यूं समझ लें कि ये एक तरह से तो ईरान में जंग हो रही है, लेकिन ये बुनियादी तौर पर ये रशिया, चाइना और अमेरिका की जंग है, ठीक है ना। तो अमेरिका क्या ईरान को और ये अरब मुल्क भी जानते हैं, खलीजी मुल्क भी जानते हैं कि चाइना और रशिया इसमें मौजूद हैं। वो किस हद तक जाते हैं, किस हद तक नहीं जाते, ये अभी आने वाले दिनों में देखना है। अभी तो ये मेन जो उनके कमर्शियल सेंटर्स हैं उनको अटैक करेगा ईरान। ये अबू धाबी हो या कतर हो या कुवैत हो या बहरीन हो, उनके कमर्शियल, उनकी लाइफ पैरालाइज करेगा, ठीक है ना, आम लोगों की बेसिस से हटके। और ये एक सिंबॉलिक ब्लास्ट होंगे, उसमें ऐसा नहीं कि शहरियों को वो मारेंगे, जो ईरान जिस तरह मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि वो वहाँ पे शहरियों को मारेंगे, वो सिंबॉलिक ब्लास्ट होंगे जिसके नतीजे में पैनिक फैल के, और वो अमेरिकन को ये या तो ये कहेंगे कि हमारी सरफेस आप हमारे जो अड्डे हैं यहाँ पे इनको इस्तेमाल करना बंद करें और इनको खाली करें, और या ये है कि वही जंग में कूद जाएंगे। तो ये अभी एक्सकलेट हो रही है जंग। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं बात कि रहबर के बारे में, ये मैंने कुछ दिन पहले बात की, तो मैंने कहा कि रहबर को कुछ हो जाता है ईरान के लोगों से और बाकी जो रशिया और बाकी जो खत्े में लोग हैं, मैंने रहबर को अटैक हो जाता है, तो उन्होंने कहा हम नेतन्याहू को टारगेट नहीं करेंगे, हम किसी और जगह अटैक करेंगे। अब किसी और जगह से क्या मुराद है उसमें मैं बात नहीं कहना चाह रहा, लेकिन उन्होंने कहा किसी कोई और शख्सियत, उन्होंने कहा उसके बाद ये मिडिल ईस्ट में कदम नहीं रख सकेगी, मशरिक वस्ता में या यूरोप में या दुनिया में कहीं पर वो अपने घर से नहीं निकल पाएंगे कई लोग पूरी दुनिया में, अगर रहबर को कुछ हुआ तो जी। और ये भी तीसरी बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये भी बात हो रही है, क्योंकि एसिमेट्रिक वॉरफेयर हो रही है। उन्होंने कहा है कि जी अब रिजीम गिरा दें, तो इस तरफ से यहाँ भी ये भी बात हो सकती है कि बहुत से लोगों को किडनैप किया जा सकता है वर्ल्ड वाइड जी, जैसे हमास ने किया था इसराइल के लोगों को। इस तरह से कई अमेरिकन सिटीजन्स को, यूरोप के सिटीजन्स को, उनको अलर्ट कर दिया गया है, और इसी तरह से इसराइल के लोगों को कि आप जो हैं वो इस वक्त चले जाएं या महफूज हो जाएं, क्योंकि इस वक्त एसिमेट्रिक वॉरफेयर में आपको पता है फिर अगवा कर लिया जाता है जी। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से तख्ता उलटने की बातें हो रही हैं, तो फिर ये भी इतलात सामने आ रही हैं कि ईरान की जानिब से चेन ऑफ कमांड जो है वो तब्दील कर दी गई है, और हर सूरत में ये जो इसराइल की जानिब से जंग छेड़ी गई है इसको ख़त्म करने का अज़्म लिए हुए हैं।
नहीं, चेन ऑफ कमांड तो देखिए 1 2 3 4 5 उनकी भी लेयर्स हैं, और उस लेयर में वो इंफॉर्मेशन है, डिस इंफॉर्मेशन है, क्या है, उस पर मैं नहीं जाना चाह रहा। मैं तो सिर्फ वो बात आपसे कर रहा हूँ जो कि कंफर्म खबरें हैं और हमारे सामने आ भी रही हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपसे कह रहा हूँ कि जी ये मेरी, चूंकि उनसे बात हुई कुछ देर पहले, अभी भी, बल्कि जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो किसी न किसी वाले से रब्ता हो रहा है, इराक अटैक करेगा इसराइल पे, और उनका खिताब है हिजबुल्लाह वाले अटैक करेंगे, और उन्होंने शायद कर भी दिया है, एक अटैक उनका हो भी गया है। और दूसरी जो है वो लेबनान पे इन्होंने पहले स्ट्राइक्स की थी, लेकिन लेबनान जो है वो भी जवाबन स्ट्राइक करेगा, और लेबनान की जो रास्ता है लेबनान तक, वो सीरिया दमास्कस जहाँ पे रशियंस मौजूद हैं, वो वहाँ से अच्छी खासी कुमक जो है वो लेबनान पहुँच गई है। और लेबनान के जो सदर हैं, जहन में रखें कि उनके फॉर्मर आर्मी चीफ हैं, उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, वहाँ पर भी म्यूटिनी हो सकती है और तख्ता उल्टा जा सकता है अगर लेबनान की फौज इस वक्त इसराइल के साथ खड़ी हो जाती है। आपको पता है बड़ी खूनी तारीख है, बड़ी खूनी तारीख है लेबनान की भी। तो लेबनान भी मुहतात है, इजिप्ट भी मुहतात है, लेकिन इजिप्ट ने अपना ये रोल प्ले कर दिया है, और वो रोल ये है कि इजिप्ट ने बकौल हमास के लोग मुतमईन हैं कि वो जितना इजिप्ट कर सकता था इस सूरत हाल में, उन्होंने इजिप्ट ने कर दिया है, और गजा के अंदर जो है वो हमास तैयार है। अब रिएक्ट वो किस तरह करते हैं, किस वक्त करते हैं, क्या भी कर देते हैं शुरू में ही और एक्सपोज करते हैं अपने आप को, या ये कि थोड़ा सा एक्सकेलेट होने देते हैं मामलात को, क्योंकि सारा ही शुरू में आप देखें ना उनकी तरफ से जो कुछ हुआ है, तो ये फर्स्ट स्ट्राइक के बाद सेकंड स्ट्राइक ईरान ने कर दी है और पूरे खत्ते में कर दी है। अब इसके बाद अगला रिस्पांस क्या आता है वो देखना है, यानी जो थर्ड रिस्पांस है वो इसराइल का होगा या अमेरिका का होगा, क्योंकि वो भी देख रहे होंगे कहां से ईरान ने ये हमले किए हैं, कुवैत पे या अबू धाबी पे या बाकी जगहों पे, ये कहां किन जगहों से हमले हो रहे हैं। तो अब वो उन जगहों को टारगेट करेंगे, लेकिन ये रियल टाइम इंटेल चूंकि चाइना और रशिया भी दे रहा है ईरान को, इसलिए वो मूव कर गए होंगे अपनी जगह पे, उन जगहों पे नहीं होंगे। और ये इस वक्त बहुत बड़ा सवाल है कि सीआईए के ऑपरेटिव्स, जो स्पेशल फोर्सेस और मोसाद के ऑपरेटिव्स हैं, वो वहाँ पे एक्टिव हैं ईरान में। अगर जैसा कि उनको हुकूमत ख़त्म करने का कहा गया है, ये हुकूमत ख़त्म कर दो। और ये बात भी ज़हन में रखें कि ये बड़ी एक्सपेंसिव वॉर है, बड़ी महंगी वॉर होने जा रही है। अगला हमला जो है बहरीन पे, कुवैत पे, अबू धाबी पे, इसराइल पे, इन सारी जगहों पे दूसरा हमला कर दिया ईरान ने, उधर से पहला हमला हो गया। अब बारी है इसराइल और अमेरिका की कि वो क्या करते हैं। तो उनकी तरफ से तो रिजीम चेंज की बात हुई है ना कि हमने रिजीम चेंज करनी है यहाँ पे, तो रिजीम चेंज अब कैसे होती है ये देखना है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ईरान जवाबी हमला करने में कामयाब हो गया, पहली स्ट्राइक। ये मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर कोई हमें गलती नहीं करनी चाहिए कि अमेरिका ने एक गलती की है, और वो गलती ये की है कि पहली स्ट्राइक उनकी इतनी कमजोर थी कि उन्होंने ईरान पे इतना कमजोर हमला किया है कि जिसके नतीजे में ईरान जवाबन कई मुल्कों को उसने लपेटे में ले लिया। अब जो ये स्ट्राइक होगी, अब जो स्ट्राइक होगी, क्योंकि अमेरिका डर भी रहा है, अमेरिका डर भी रहा है कि यार कहीं हमारे कैरियर दरमियान में ना आ जाए, कि हमारा कोई जहाज ना गिर जाए, हमारी कोई बेस ना उड़ा दी जाए। ये अगर ये हमारे कुछ लोग अगवा ना हो जाएं, कोई वहां से ऐलान ना शुरू हो जाए सीरिया में हैं या कहीं पर हैं या पहुंचे हुए हैं, और रियल टाइम इंटेल जो है, मैंने आपसे कहा कई मुल्क दे रहे हैं ईरान को। तो अब अगला जो अटैक है अमेरिका और इसराइल का, वो देखना है कि वो कब होता है। ईरान ने तो जवाब दे दिया, और ईरान ने भी मसम जवाब दिया। अब देखें कि उसने बता दिया कि भाई ये अबू धाबी, ये कतर, ये कुवैत, ये सारी जगह हमारे पास हैं, आपने अटैक किया था, जवाबी हमने अटैक किया, पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि ये कई मशरिक वस्ता के ममालिक ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि उनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो, उनके एयरपोर्ट्स बंद हो, उनकी फजाई हदूद बंद हो। वो 24-48 घंटों से ज़्यादा वो सस्टेन नहीं कर सकते कि उनके पैसेंजर्स, हज़ारों पैसेंजर्स या उससे भी ज़्यादा की तादाद में, आप सोचें कि अबू धाबी में, कुवैत में, कतर में वो जहाज बंद हो गए हैं, फ्लाई नहीं कर पा रहे। दुबई में, और दुबई मरीना पे अभी तो खबर आ रही है कि वहाँ दुबई मरीना पे भी धमाका हुआ है। तो दुबई मरीना, शाहिद साहब हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं, रियर एडमिरल फैसल शाह साहब। जीएनएन को कीमती वक्त देने के लिए सर बेहद मशकूर हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके सामने, जिस तरह से भी डॉक्टर साहब गुफ्तगू कर रहे थे, आप क्या कमेंट करेंगे ओवरऑल? जी, बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो अटैक किए गए हैं ईरान पे, अफसोसनाक है कि अभी बातचीत चल रही थी और उसके दौरान ही अटैक कर दिया गया है, जिस तरह पिछले साल जून में किया गया था। और ईरान ने, आपको पता होगा कि ये कहा था कि अगर हमारे ऊपर लिमिटेड स्ट्राइक भी की गई, उसका भी सोचा गया, तो हम इसको मुकम्मल जंग तस्वुर करेंगे और भरपूर ताकत से जवाब देंगे। तो ईरान
उसी तरह से जवाब दे रहा है जैसा कि उसने कहा था। और उसने कहा था कि जितने भी अमरीकी अड्डे हैं इस रीजन में वो सब हमारे अहदाफ होंगे, और वही वो करके दिखा रहा है। खदशा ये है कि इस जंग का दायरा वसी हो जाए और बहुत सारे ममालिक को इससे इफेक्ट हो, जो गल्फ के ममालिक हैं, अरब स्टेट्स हैं, उनको भी इफेक्ट होगा, पाकिस्तान को भी इफेक्ट होगा। और अगर इसका दायरा मजीद वसी हो जाता है और पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कोई कार्रवाइयाँ होती हैं तो इससे खित्ते के बाहर के ममालिक को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। 21 मिलियन बैरल का तेल रोज़ाना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरता है, 40% दुनिया की ट्रेड इस खित्ते से गुजरती है, और अगर वो अफेक्ट हो जाएगी तो बहुत सारी दुनिया के ममालिक की मईशत ख़राब हो जाएगी, जिसकी वजह से हम जैसे ममालिक को, ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे ममालिक को जिनकी 95% से ज़्यादा ट्रेड सी से आती है और 100% तेल सी से आता है, हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो ये बात सोचने की ज़रूरत है और अपना अपना किरदार इसमें अदा करने की ज़रूरत है इसको डिफ्यूज़ करने के लिए, कि इसका दायरा मज़ीद वसी ना हो। और जो भी लोग इसमें हैं जैसे यूएस है, इसराइल और ईरान है, इनको जाहिर बात है कि समझाने की ज़रूरत है। मैं ईरान को इतना कसूरवार नहीं समझता, क्योंकि ईरान बातचीत भी कर रहा था और हर तरह का ताउन कर रहा था, और अभी बातचीत चल रही थी, और कल के जो मुज़ाकरात ख़त्म हुए थे उसके बाद भी ये इंदिया दिया जा रहा था कि अभी उम्मीद की किरण बाकी है और अगले हफ्ते जो मुज़ाकरात होंगे उसमें यकीनन कोई ना कोई प्रोग्रेस होगी। ओमानी वज़ीर ख़ारजा भी यही कह रहे थे, जो मीडिएटर का रोल अदा कर रहे हैं। उसके बावजूद ये अटैक करना यकीनन प्रेशर के लिए किया गया है कि ईरान मनोअन वो चीज़ें मान ले जो अमेरिका और इजराइल कह रहे हैं, लेकिन ईरान की भी अपनी कोई मजबूरियां हैं और उसका भी एक बयानिया है जिस पे उसने चलना है। तो वो जाहिर बात है कि उस तरह से नहीं मान सकता चीज़ें जो कि यूएस और इजराइल चाहते हैं। बातचीत हमेशा एक टाइम लेती है, अपना एक वक्त लेती है, एक कोर्स होता है उसका जिस पे वो चलती है, और उसके बाद शुरू में यकीनन जो ममालिक होते हैं वो अपनी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेते हैं, लेकिन फिर बातचीत करते करते वो एक ऐसे नहज पे आ जाते हैं जो सबके लिए काबिल कबूल होता है। आपको याद होगा 2015 में ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA जो साइन हुआ था ईरान और P5+1 के साथ, उसमें भी यही हुआ था कि 2 साल की बातचीत हुई थी और फिर एक ऐसे जगह पे आ गए थे जो सबको काबिल कबूल थी। लेकिन फिर ट्रंप साहब ने 2018 में उस पर रिट्रीट किया, उससे बर्खास्त ली। तो मेरा ख्याल है कि ईरान को इतना कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता, और ये अफसोस की बात है कि एक सुपर पावर जो कि बातचीत कर रहे हैं और बातचीत का इंदिया भी दे रहे हैं और उससे मामला हल करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने बातचीत के दौरान ही अटैक कर दिया है। तो आप मुझे बताइए कि क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी किसी मुल्क की, इतने बड़े मुल्क की, इतनी बड़ी ताकत की, क्या क्रेडिबिलिटी है कि वो उन पे बिलीव किया जाए या ना किया जाए। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। डॉक्टर साहब ओवर टू यू, अगर आप फैसल साहब से कोई सवाल करना चाहें। जी एडमिन साहब सलाम अलैकुम, डॉक्टर शाहिद बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब जी एडमिन साहब सलाम अलैकुम, डॉक्टर शाहिद मसूद बात कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब वालेकुम अस्सलाम, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। प्लीज बताइए कोई सवाल है तो। थैंक जी एडमिन साहब मुझे ये बताएं, पहली बात तो ये है कि हमें रियाद से भी इतलात आ रही है कि वहाँ पर भी धमाके हुए हैं, रियाद में, सऊदी अरेबिया के कैपिटल में। अच्छा एक बात तो ये है कि ये अभी तक बस ये धमाके हैं, लेकिन इसमें लोगों के यानी मारे जाने की इतलात नहीं आ रही। ये जो धमाके हैं ये गालिबन एक सिग्नलिंग है या सिंबॉलिक हैं, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि अबू धाबी में, दुबई मेरीना में, कतर में, कुवैत में, इन सब जगहों पे धमाके हो रहे हैं, लेकिन उन धमाकों वो सिंबॉलिक धमाके हैं कि यहाँ तक हमारी रीच है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि जो इसराइल ने भी पहला हमला और अमेरिका ने भी किया है, वो भी जाहिर है कि भरपूर हमला नहीं किया, फुल, यानी वो जो एक वेव होती है ना, कि कॉन्टिन्यूस वेव होती है, नॉन स्टॉप, यानी ईरान ने भी उसके जवाब में रिटेलिएट कर दिया है। अच्छा अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये सिचुएशन जो है क्या ये समंदरों तक है, क्योंकि अभी तक सारा का सारा जो हमारा जो फोकस है वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वो डीगो गार्सिया है, वो एब्राहम लिंकन है, वो जेरेड फोर्ड है, ये सारी की सारी जो जंग है ये समंदर की तरफ जा रही है
ये लैंड की तरफ जा रही है, लैंड भी, क्योंकि जाहिर है कि हमास या बाकी जो है वो लैंड को इन्वॉल्व करेंगे। खताब हिजबुल्लाह ने अटैक कर दिया है अभी इसराइल पे इराक से। ये इसको हम कैसे देखें? एसिमेट्रिक होगी, ये समंदरों में होगी, और इसमें रियल टाइम इंटेल कितनी आपके ख्याल से इस वक्त ईरान को मिल रही होगी रशिया और चाइना की तरफ से? जी डॉक्टर साहब, पहले सवाल का जवाब तो ये है कि जो ईरान ने अटैक किया है वो जाहिर बात है कि एक सिंबॉलिक भी है, मैसेजिंग भी है, और उसमें इंटेंट भी शामिल है नुकसान करने की। लेकिन क्योंकि पहले से ईरान ने ये बता दिया था कि जितने भी अमेरिकी अड्डे हैं इस खित्ते में मौजूद वो सब हमारे अहदाफ होंगे, तो अमेरिका ने थिनिंग आउट कर ली थी अपने बेसिस की, वहां से लोगों को निकाल लिया था। तो हो सकता है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज की तो रिपोर्ट्स आए, लेकिन कैजुअलिटीज की शायद रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा हमें ना मिल रहे। लेकिन ईरान ने बहरहाल ये बताया है कि हमारी रीच है और हमें ये पता है कि आपके कहाँ कहाँ पे अड्डे मौजूद हैं और वो सब हमारे निशाने पर हैं, और उन्होंने वो निशाना लेके बता दिया। तो पहली चीज तो ये हो गई है। अमेरिकी सदर ने भी अभी कुछ अरसे जो कुछ घंटे पहले खिताब किया उसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिकी लोगों की अमवात भी हो सकती हैं। तो इन्होंने थिनिंग आउट जरूर की है, लेकिन जाहिर बात है कि कुछ लोग तो बेस पे मौजूद होंगे, और अगर उन पे मिसाइल लगता है या कोई टुकड़े जाके लगते हैं तो वहां पे डेथ्स हो सकती हैं। लेकिन बहरहाल मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज ज्यादा होगा और लाइव्स कैजुअलिटीज कम होंगी, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने कहा कि ये समंदर की तरफ जा रही है या नहीं। देखिए, जब अमेरिका को ये पता है कि लैंड पे हमारे बेसिस ईरान के टारगेट पे हैं, तो उसने उनको थिन आउट कर दिया, और जब थिन आउट कर दिया तो उनकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी कम हो गई। तो अमेरिका के पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो इस जो लैंड की कैपेबिलिटी है उसको सी पे रेप्लिकेट कर ले, उसको सी से उसको रिप्लेनिश कर ले। तो उसने इसीलिए 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इस खत्ते में मंगवाए, एक अरेबियन सी में खड़ा किया और एक इजराइल के पास खड़ा किया। जो अरेबियन सी वाला है वो अटैकिंग मोड में है, और जो इजराइल के पास जेरल्ड फोर्ड खड़ा हुआ है वो डिफेंडिंग मोड में है कि जब ईरान इजराइल पे अटैक करेगा तो ये उसको प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा। ईरान के पास जो कैपेबिलिटी है नेवी की, उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कन्वेंशनली वो यूएस नेवी को टेक ऑन कर सकते हैं, लेकिन यस, जो एसिमेट्रिक कैपेबिलिटी है उसमें जरूर वो यूएस को कन्फ्रंट करेंगे, और उसमें वो यूएस को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं अगर वो उनकी रेंज में आ जाए। तो जहां तक लाइव इंटेलिजेंस, लाइफ टाइम इंटेलिजेंस की बात है, ये गालिब इम्कान है कि चाइना लाइव टाइम इंटेलिजेंस उनको प्रोवाइड कर रहा हो, क्योंकि कुछ खबरें ये आ रही थी कि कुछ दिन पहले चाइना ने बेदू सिस्टम अपना ईरान को दे दिया था, जो कि सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है, ताकि ईरान को जीपीएस यूज ना करना पड़े, बल्कि वो बेदू से जो पिन पॉइंट और करेक्ट इंफॉर्मेशन है, करेक्ट पोजीशन है, वो ले सके। तो ये जरूर प्रोवाइड किया जा रहा होगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि रूस और चाइना ये दोनों डायरेक्ट इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। मेरा ख्याल है वो अपनी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट जरूर देंगे, लेकिन कोई इस किस्म की का काम वो नहीं करेंगे जिससे उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस वॉर में या इस कॉन्फ्लिक्ट में प्रूव हो जाए और वो अमेरिका के दूबदू आ जाएं। ठीक है, नहीं यानी यही बात इंपॉर्टेंट है ना कि वो उन्होंने जो कुछ देना था वो दे दिया, अगर वो चाहे वो मिसाइल्स की शक्ल में हो या वो इंटेलिजेंस की शक्ल में, और पीछे बैठ के वो देख रहे होंगे कि भाई ये चीज़ें हमने आपको दे दी हैं और आप आगे अब लड़ें और हम आपको पीछे से सपोर्ट। अच्छा, मैं आपसे ये सिर्फ पूछ रहा हूँ कि आपने ये जो रिजीम चेंज की बात हुई है, तो रिजीम चेंज तो फिर एसिमेट्रिक है ना, यानी जब रिजीम चेंज वो कह रहे हैं कि अवाम से कि अवाम खड़े हो जाएं और तख्ता उलट दें, अब इसका मतलब ये है कि उनके एसेट्स ऑन ग्राउंड मौजूद हैं मोसाद के और सीआईए के, और यकीनन वो भी अच्छा, बड़ी एक ट्रिकी सिचुएशन है। आप एडमिरल साहब खुद फौज में रहे हैं, आप बेहतर समझते हैं ये स्पेशल जो मिशंस होते हैं जिन लोगों के, वो बड़े ट्रिकी होते हैं कि वो अगर हत्थे लग गए तो उनके साथ क्या होगा, मतलब। और ईरान भी यकीनन इन दिनों में बहुत क्लोजली वॉच कर रहा होगा क्योंकि ये भी डू और डाई वाले सिनेरियो है इस वक्त के, ये कोई जंग एक्सलेशन लेडर के ऊपर ये बढ़ रही है आगे।
अब आप मुझे बताएं कि रिजीम चेंज में अगर ग्राउंड पे एसेट्स हैं, इस ग्राउंड पे एसेट्स के बगैर तो हो नहीं सकता ना कि मतलब खाना जंगी शुरू हो जाए और वो रहबर को या बाकी पासदारान आपस में लड़ पड़े। हाउ यू लुक एट ये जो रिजीम चेंज की बात की है उन्होंने कि अवाम आप खड़े हो जाएं और रिजीम को हटा दें और हम आपके साथ हैं, क्या इसको ये वो जनवरी वाला प्लान नहीं है जब ऑर्गेनिक वहां पे मुजाहरे हो रहे थे और प्रेसिडेंट ट्रंप ने उस वक्त मदद नहीं की और अब मुज़ाकरात के दौरान वो कह रहे हैं कि आप खड़े हो जाओ, तो अब इस वक्त वहां कौन खड़ा होगा मुजाहरे करने के लिए? क्या हाउ यू लुक एट इट? डॉक्टर साहब, कता नजर इसके कि रिजीम चेंज के लिए क्या उनको बूट्स ऑन ग्राउंड भेजने होंगे या नहीं भेजने होंगे, मैं आपको थोड़ा सा रिजीम के बारे में बताना चाहता हूँ। रिजीम जो ईरान में है वो आइडियोलॉजिकल रिजीम है और उस तरह की नहीं है जिस तरह की सीरिया में थी या इराक में थी या वेनेजुएला में थी कि आपने टॉप बंदे को उठाया और रिजीम चेंज हो गई। ये रिजीम जो है ये बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से, अगर मैं पाकिस्तान से मवाजना करूं तो हमारे यूसी लेवल तक गई हुई है और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से गई हुई है। अच्छा, फिर इस रिजीम के साथ बहुत सारे लोग एसोसिएटेड हैं जो कि इसके बेनिफिशियरी हैं, जो इसको ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर रिजीम चली गई तो उनकी भी नौकरियां चली जाएंगी और उनका भी जो रोजमर्रा का उनका मामूल है वो खराब हो जाएगा, तो वो इसको प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 20 मिलियन तो बसीज हैं, ये वो लोग हैं जो कि वॉलंटियर्स हैं जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और इनको उस काम के एवज इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। उसके अलावा शोहदा हैं जो कि ईरान इराक वॉर के थे और उनकी फैमिलीज को बेसिकली इस रिजीम के तहत सपोर्ट मिलती है और वो बड़े प्रिविलेज लोग होते हैं। फिर इस रिजीम में अपने काम करने वाले लोग काफी हैं, तो अगर 90 मिलियन की पॉपुलेशन है ईरान की, तो आप समझिए कि तकरीबन 40-45 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि इस रिजीम के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं और वो इस रिजीम को नहीं भेजना चाहते। ईरान में जब भी प्रोटेस्ट होते हैं, प्रोटेस्टर्स का एक मुतालबा होता है अपनी गवर्नमेंट से कि आपके पास जो भी पैसे हैं आप हमारे ऊपर खर्च करें, आप किसी और मुल्क के ऊपर खर्च ना करें, आप किसी प्रॉक्सी के ऊपर खर्च ना करें, आप हमारे ऊपर खर्च करें। वो ये नहीं कहते कि आप अमेरिका से ताल्लुकात ठीक कर लें, आप इजराइल से मुआहिदा कर लें और आप जो सैंक्शंस हैं उनको रिमूव करवाएं और हमारी हालत ठीक करें। ये मुतालबा कभी नहीं रहा है। उनका मुतालबा हमेशा सिर्फ ये रहा है कि जो भी पैसे हैं वो हमारे ऊपर खर्च करें। तो एक इम्प्रेशन लिया जाता है दुनिया में कि ईरान में जब भी प्रोटेस्ट होते हैं तो प्रोटेस्टर रिजीम चेंज की को सपोर्ट करते हैं और वो फौरन सड़कों पे निकल आएंगे और लोगों जो हुकूमती लोग हैं और जो रिजीम के लोग हैं उनको चेंज कर देंगे। आपने जून की वॉर में भी देखा कि कोई ईरानी सड़क पे नहीं निकला, वो खामोश होकर बैठ गए, लेकिन उन्होंने यूएस और इजराइल का साथ नहीं दिया, वो रिजीम के अगेंस्ट नहीं गए। हाँ, उनके जो अपने मसले हैं उनके लिए जरूर वो बाहर निकलते हैं और अपनी हुकूमत से मुतालबा करते हैं और हुकूमत भी कॉन्शियस है कि वो आहिस्ता आहिस्ता उनको कुशन देती जा रही है। जो आज से 5 साल पहले का ईरान था वो आज ईरान नहीं है। जो पाबंदियां आज से 5 साल पहले या 3 साल पहले थी वो आज ईरान में नहीं है। बहुत ज्यादा वहां पे कुशादगी आ गई है। तो ये तो बेसिकली एक रिजीम के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इतना आसान काम नहीं है कि अगर आप ऊपर से सुप्रीम लीडर को हटा दें या प्रेसिडेंट को हटा दें या उनके कुछ एडवाइजर्स को मार दें तो रिजीम चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये इतना आसान नहीं है। केओस जरूर हो जाएगा लेकिन रिजीम चेंज। अच्छा एडमिरल साहब, ये तीन इस वक्त मेन है ना, तीन। अगर आप कहें कि ये बहरीन से तो निकल गया, आपने कहा खाली करा दिया, थिन आउट हो गए वहां से, लेकिन 3 टारगेट्स अगर हम देख रहे हैं इस वक्त जो नेवी के हिसाब से, समंदरों के हिसाब से, एक तो हो गया अब्राहम लिंकन, वो तो दूर है इस वक्त या रेंज में है, इसके बारे में आप बताएंगे। एक जो है ये क्राउन जूल है जो कि हैफा पे खड़ा है, जेरड फोर्ड, और एक दिगो गार्सिया। ईरान इस मरहले पे जा सकता है इन तीनों जगहों तक या अभी रुकेगा और देखेगा कि अगला इसराइल अब क्या करता है या उससे पहले प्रीएम्प्ट करेगा? मेरा ख्याल है कि ईरान फिलहाल इनको अटैक नहीं करेगा। ईरान फिलहाल फोकस करेगा जो भी लैंड पे टारगेट्स हैं उनके ऊपर, इसराइल में और जो अरब ममालिक में अमेरिका के अड्डे हैं उनके ऊपर अटैक करेगा, जो भी उसके वहां पे इंटरेस्ट हैं। ये जो आपने बात की अब्राहम लिंकन की और जेरल्ड फोर्ड की और डिगो गार्सिया की, ये पर है ईरान की इस वक्त रेंज से बाहर है। जेरल्ड फोर्ड तो फिर भी शायद ईरान की रेंज में आ जाए,
लेकिन जो अब्राहम लिंकन है और डिगो गार्सिया है वो मैं समझता हूँ कि ईरान के पास इस वक्त कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इनको डायरेक्ट अटैक कर सके। हाँ, ये करीब आते हैं तो जरूर ईरान अटैक कर सकता है या इसकी नेवी बाहर जाके अटैक कर सकती है, लेकिन जब वो बाहर जाएगी तो जाहिर बात है कि वो अमेरिकी नेवी के भी सामने आएगी और वो भी उसको काउंटर करेंगे। तो मुझे लगता है कि फिलहाल ये जो ओशन है, ओशन वॉर नहीं बनेगी। अगर सी की बात हम करते हैं वॉर की, तो वो ये जो पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि इस पे जरूर मेरा ख्याल है कुछ एक्शंस ईरान करना चाहेगा ताकि दुनिया की तवज्जो मबजूल हो इस तरफ। लेकिन फिलहाल मेरा ख्याल है फोकस ये होगा। देखिए, ईरान के साथ एक और भी, डॉक्टर साहब एक मिनट दीजिएगा, ईरान के साथ एक और भी मजबूरी ये है कि इस वक्त उसकी इकोनॉमिक हालत बहुत खराब है और उसको पता है कि मैंने एक बड़ा मेजर्ड और कैलकुलेटेड रिस्पांस देना है ताकि बात आगे ना बढ़े। ये ईरान की कोशिश होगी मुझे लगता है। तो अभी देखते हैं कि ईरान के रिस्पांस के बाद क्या दोबारा यूएस और इजराइल ईरान पे अटैक करते हैं या नहीं करते हैं। ये बेसिकली डिसाइड करेगा कि ये बात आगे बढ़ रही है या नहीं। अच्छा, जब आप कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करना, तो उससे आपकी क्या मुराद है? उसको जहाजों से ब्लॉक करेंगे, उड़ा देंगे, यानी कैसे उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेट कैसे आप उसको रीड करते हैं? ब्लॉक करना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, देखिए डॉक्टर साहब, उसको ब्लॉक 2-3 तरीके से किया जा सकता है। उसकी माइनिंग की जा सकती है, सी माइंस उसके अंदर डाली जा सकती हैं और जब तक वो सी माइंस क्लियर नहीं होंगी, कोई जहाज उसमें एंटर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली ब्लॉकेट हो जाएगा। उसमें जहाजों को डिबो के भी डाला जा सकता है, जिसकी वजह से वहां से गुजरना मुस्तकिल तौर पे बंद हो जाएगा और वो बहुत बड़ी काविश होगी उनको क्लियर करना। वहां पे जो छोटी बोट्स हैं ईरान के पास, रिमोट कंट्रोल बोट्स और दूसरी जो IRGC की बोट्स हैं जिनके ऊपर रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह लगे, उनको स्टेशन किया जा सकता है ताकि अगर कोई जहाज उसमें एंटर हो तो उसको अटैक किया जाए। तो ये 3-4 तरीके हैं जिसकी वजह से उसको ब्लॉक किया जा सकता है, जिसकी वजह से बिल-उमूम शिपिंग वहां पे बंद हो जाएगी और अगर मिलिट्री वेसल्स भी वहां पे एंटर करना चाहेंगे तो उनको भी बहुत बड़े खतरे से गुजरना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो शायद गुरेज करेंगे उसको एंटर करना। बहुत शुक्रिया एडमिरल साहब, थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल करना चाहूँगी, जिस तरह से भी हम ऑपरेशन की बात कर रहे हैं और ईरान की जानिब से जवाबी हमला तो कर दिया गया है, तो क्या इसराइल तवील जंग करने का हामिल है? क्योंकि अगर पिछली जंग की हम बात करें तो 12 दिन में ही इसराइल की बस हो गई थी। देखिए, अभी एडमिरल साहब ने भी जो बात की ना, वो अभी इसमें बहुत सारे किरदारों ने शामिल होना है। अभी वो कहते हैं एंटर द हुतीज, अभी यमन ने शामिल होना है। और आप जेहन में रखें एक बात कि सऊदी अरेबिया जब गया है, जो कोस्ट, ये पूरी कोस्ट है जो सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल के पास थी, उसके ऊपर जो कब्जा किया, जहां पे जाहिर है कि यूएई मौजूद था, तो वो ऐसे ही नहीं हो गया। ये चीजें हवा में नहीं हो रही, ठीक है ना, एक बात। तो ये जो अभी तो एंटर द हुतीज और उसके साथ ये यमन, ये पूरा जो यमन है, और मैं आपको एक बात बता दूं, जब ये दोनों के दरमियान झगड़ा हो रहा था बिटवीन यूएई और सऊदी अरेबिया, तो हुतीज की खामोशी जो थी वो सऊदी अरेबिया के काम आई। सऊदी अरेबिया को एक तरह से उन्होंने फैसिलिटेट किया। तो सऊदी अरेबिया इस वक्त पूरा जो कोस्ट है यमन का, वो कोस्ट इस वक्त हुतीज के पास आ चुका है प्रैक्टिकली, ठीक है। एक बात तो ये हो गई, यानी हुतीज इस वक्त महदूद नहीं है वो एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक। दूसरा ये है कि सामने उस तरफ भी तो देखें ना आप, उधर मेडिटेरियन, हम तो देख रहे हैं ना कि ईरान यहां से जैरेड फोर्ट पे क्या करेगा, लेकिन जैरेड फोर्ट हैफा पे खड़ा है। हैफा के सामने उधर सोमालिया मौजूद है और उधर जो है वो जबूती मौजूद है और उधर जो है वो जो एक आप समझ लें कि जो एक पैरेलल, यानी हम आप इस तरह से देखें ना कि अभी हम देख रहे हैं कि ईरान से कुछ जाएगा, अभी हम देख रहे हैं कि ये कुछ यमन से जाएगा, या भूल गए हैं कि उधर मेडिटेरियन के सामने वहां सोमालिया मौजूद है और सोमालिया उस ग्रुप में है। इथोपिया को बड़ा सख्त मैसेज देके गए हैं उर्दगन, ठीक है ना, कि इथोपिया भी साथ मिल रहा था उसमें, किसमें, ये जो हेक्सागोन का हिस्सा बनने जा रहा था। तो आप देखेंगे इसराइल का सदर वो 4-5 दिन पहले वहां, तो वो जो मेडिटेरियन है वो भी एक्सपोज है बुरी तरह। ये आप सिर्फ इसको यहां से ना देखें कि ये जंग यहीं से होगी, कि ईरान से होगी या ये सऊदी अरेबिया से होगी या अपना हुर्मुज़ में होगी। इसका वो जो फ्रंट है वो भी खुल सकता है। वो फ्रंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमास वहां पे है, हमास यहां लैंड से कनेक्ट नहीं हो रही इन मुल्कों के साथ,
हमास वहां पे मौजूद है, हमास मेडिटेरियन की तरफ खुल रही है, ठीक है ना। हमास ने अभी तक इसराइल को निशाना बनाया है ये तल अवीव, और इन्होंने जवाब में गजा पे अटैक किया है। लेकिन हमास अगर हैफा पे 4 उनकी मिसाइल, वो 10 मिसाइल हैफा की तरफ फायर कर देते हैं, तो हैफा के ऊपर इस जेरेड फोर्ड हैफा पे खड़ा हुआ है, और सारे उनके जो ये F-22 हैं, F-22, ये सारे हैफा पे खड़े हुए हैं। तो वो जो फ्रंट है ना, जहां पर आप इस तरह से देखें कि सोमालिया है, इजिप्ट है, उसके बाद ये हेक्सागन का किस्सा इसने चलाया हुआ था कि जिसमें साइप्रस और ग्रीस को शामिल कर रहा था। तो वो जो एक तो ये अब्राहम लिंकन इधर